जय बिंदराज, हर हर महादेव। आज मैं आपके बीच में फिर से बिंद समाज का गौरवशाली इतिहास लेकर हाजिर हूँ। साथियों, मेरे द्वारा बिंद समाज का जो इतिहास बताया जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को, किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी समुदाय को मेरे कैडर द्वारा किसी भी तरह का ठेस पहुँचेगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अपने बिंद समाज के जातीय पहचान को बनाए रखने के लिए बिंद समाज के इतिहास को वेद पुराण के तार्किक तथ्यों द्वारा सच्चाई पेश किया हूँ। बिंद समाज का इतिहास, जो समाज अपना इतिहास जानता है वह समाज इस देश पर शासन कर रहा है, और जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वह समाज इस देश में लाचार, विवश, गुलाम है। बिंद समाज अपने सही इतिहास को नहीं जानता है, इसलिए कुछ चालाक किस्म के लोगों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गलत इतिहास बताकर गुमराह किया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन गौरवशाली इतिहास बिंद समाज का है। राम राज्य से भी कई हजारों गुना बेहतर शासन सतयुग का था। जिस दिन बिंद समाज जागेगा, सतयुग का इतिहास जानेगा, उस दिन बिंद समाज को शासक बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आगे इतिहास पढ़ोगे तो शिव पुराण के भाग 2 अध्याय 36 पैरा 4 में लिखा है कि भगवान शिव बिंद जाति के हैं। प्राचीन इतिहास को अंग्रेजी में एशियन हिस्ट्री कहते हैं, जिसके लेखक विद्याधर महाजन है। विद्याधर महाजन ने अध्याय 4 में लिखा है कि भगवान शिव बिंद जाति के हैं। तीनों लोक के मालिक भगवान शिव जब बिंद जाति के हैं तो आज बिंद समाज लाचार, विवश, गुलाम क्यों है? ये सवाल उठता है, क्योंकि बिंद समाज अपना इतिहास नहीं जानता, इसलिए अपने पूर्वजों को नहीं पहचानता और उनका आदर, सत्कार, सम्मान भी नहीं करता। जैसे जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वह घर खुशहाल होता है, और जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता वह घर बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो जातियाँ अपने इतिहास को पढ़ करके अपने पूर्वज को पहचान लिया और उनका आदर, सम्मान, सत्कार करना शुरू कर दिया, उन जातियों का पहचान भारत के कोने कोने में है। और जो जातियाँ अपने इतिहास को नहीं पढ़ा, अपने सही पूर्वजों को नहीं पहचाना, उन जातियों को आज उनके ज़िले में ही लोग नहीं जानते हैं और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी जीरो है। आज़ादी के बाद भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रदेशों का विभाजन हुआ। पंजाबी भाषा से पंजाब प्रदेश, बंगाली भाषा से बंगाल प्रदेश, उड़िया भाषा से उड़ीसा प्रदेश, तमिल भाषा से तमिलनाडु प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त भाषा हिंदी बोली जाती है। संस्कृत में बिंद शब्द का अर्थ होता है समूह, अर्थात इसी हिंदी बिंद शब्द बना है। हिंदी भाषा से बिंद प्रदेश 1948 से 1956 तक था, और 1956 के बाद से बिंद प्रदेश को समाप्त कर दिया गया, जिसमें बिंद समाज के कुल के देवता जगत पिता भगवान शिव वाराणसी में, और बिंद समाज के कुल की देवी जगत जननी माँ विंध्यवासिनी मिर्ज़ापुर में, जिनका दर्शन करने के लिए देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। और केवटी देवस्थानम रीवा मध्य प्रदेश में, भिंडमगंज का किला सोनभद्र में, बिंद का दियरा मुंगेर बिहार में, सिवान का किला बिहार में प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर आज भी बिंद समाज के गौरवशाली इतिहास का याद दिला रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि प्रदेशों में बिंद जात पाई जाती है।
विंध्य सभ्यता एवं संस्कृति का गौरव राष्ट्रगान में भी सुशोभित कर रहा है। इतिहास और आगे पढ़ोगे तो श्रीमद् भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, कुंभ पुराण में लिखा है कि इस सृष्टि की रचना करने वाले स्वयंभू मनु के पुत्र उत्पानपाद, उत्पानपाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के पुत्र वत्सर, वत्सर के पुत्र पुष्पर्पण, पुष्पर्पण के पुत्र व्युष्ट, व्युष्ट के पुत्र चक्षु, चक्षु के पुत्र उल्मुख, उल्मुख के पुत्र महाराजा अंग, अंग के पुत्र महाराजा बेड़ुबेन अर्थात विंध वंशावली। महाराजा बेड़ुबेन हमारे पूर्वज थे जिनकी पताका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पर आती थी। महाराजा बेड़ुबेन बौद्धिक विचारधारा के थे। वे कर्म पर विश्वास करते थे, धर्म में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए ऋषियों पंडितों ने मिलकर के महाराजा बेड़ुबेन के साजिश के तहत हत्या कर दिया और जब उनकी हत्या हो गई तो उनकी माता सुनीत ने उनके मरे हुए शव को मंत्र और तेल के बल पर सुरक्षित रखा। और जब कुछ दिन बीत गया, राज्य में कोई राजा नहीं बचा, अराजकता फैलने लगा, मार काट होने लगा, तो पुनः पंडितों ऋषियों ने मिलकर के मृतक महाराजा बेड़ुबेन के जंघे का मंथन किया तो उसमें से निषिद्ध का जन्म हुआ, जिसका परिवर्तित रूप आज निषाद है, जो राज करने योग्य नहीं था। इसलिए पुनः बेड़ुबेन के दाहिने भुजा का मंथन किया गया तो उसमें से राजा पृथुवैन और बाएं भुजा का मंथन किया गया तो रानी अर्ची का जन्म हुआ, जो पति पत्नी हुए और राजा पृथु के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। और पृथु पहले कृषि अन्वेषक वैज्ञानिक थे, जो कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ। मतलब वैन से वैन और वैन का परिवर्तित रूप कालांतर में विंध्य जाति है। हमारी जाति केवट थी और केवट की उपजाति विंध्य है। विंध्य जाति कब हुआ? जब पूरे भारत देश में सभी जातियों को उपजाति का नामकरण किया जा रहा था। जैसे कुणबी की उपजाति पटेल, लोहार की उपजाति विश्वकर्मा, कुम्हार की उपजाति प्रजापति, कोयरी की उपजाति मौर्य कुशवाहा, गडेरिया की उपजाति पाल, नुनिया की उपजाति चौहान। उसी समय केवट की उपजाति राजा बेन के गोत्र से विंध्य हुआ और मल्लाह की उपजाति साहनी निषाद हुआ। विंध्य समाज का पहचान सतयुग के राजा बेड़ुबेन विंध्य भगवान से है। उद्योगपति अपने बेटा को उद्योगपति बनाना चाहता है और खिलाड़ी अपने बेटा को खिलाड़ी बनाना चाहता है। अभिनेता अपने बेटा को अभिनेता बनाना चाहता है। राजनेता अपने बेटा को नेता बनाना चाहता है। तो राजा का बेटा राजा बनना चाहिए कि भिखारी राजा बनना चाहिए? आपका यही उत्तर होगा। जिस दिन हम अपना पहचान राजा से बताएंगे, उस दिन हमारे मन में राजा बनने की इच्छा उत्पन्न होगी और जब राजा बनने की इच्छा उत्पन्न होगी तो फिर राजा बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराजा बेड़ुबेन विंध्य भगवान से विंध्य समाज के सभी भाइयों एवं बहनों को अपना पहचान बताना होगा। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज राजा राष्ट्रीय अध्यक्ष के एबी फार्म से पैदा होता है। जैसे प्रत्याशी पहले युद्ध लड़ते थे, आज चुनाव लड़ते हैं। पहले सेनापति लड़ता था, आज प्रत्याशी लड़ता है। पहले सेना लड़ती थी, आज समर्थक लड़ता है। पहले तलवार से लड़ते थे, आज वोट से लड़ते हैं। जब तलवार से लड़कर राज करना कठिन था तब तो हमारे पूर्वज राजा थे, और आज जब वोट से लड़कर राज करना सरल हो गया तो हमारे समाज के लोग भिखारी बन गए हैं, क्योंकि हम अपना पहचान भूल गए कि हम कौन हैं। जिस दिन विंध्य समाज अपने आदिकाल के पूर्वज भगवान शिव, माँ विंध्यवासिनी और सतयुग महापुरुष बेड़ुबेन विंध्य भगवान और राजा पृथु वैन विंध्य भगवान से अपना पहचान कर लेगा, उस दिन शासन सत्ता में भागीदारी लेने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पुत्र का पहचान पिता से होता है। पुत्र का पहचान पिता से होता है। पुत्र को हिस्सेदारी पिता में मिलेगा
बड़े पिता, चाचा या पड़ोसी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। पुत्र अपने पिता को पिता बोलेगा तब तो दुनिया उसके पिता को पिता मानेगी और हिस्सेदारी मिलेगा, लेकिन पुत्र पड़ोसी को अपना पिता मान लेगा तो पड़ोसी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। बिंद जाति का पहचान बिंद से बनाओगे तब तो हिस्सेदारी मिलेगी, और यदि निषाद कश्यप पटेल साहनी से पहचान बनाओगे तो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। बिंद समाज का पहचान निषाद से घालमेल करने पर बिंद की हिस्सेदारी गायब हुई। जब ज्ञानपुर से एक विधायक बिंद बनता था तो सपा बसपा के कार्यकाल में मंत्री रहता था, लेकिन आज जब प्रयागराज से विधायक बनता है, मिर्ज़ापुर से विधायक बनता है, गाजीपुर से विधायक बनता है, तो आज बिंद मंत्री नहीं है, यह मंत्री पड़ोसी बन गया है। क्योंकि बीते कुछ दिनों में बिंद समाज के कुछ लालची और गुमराह लोगों ने जब कुछ बिंद का ब्रेन वॉश करके बिंद का पहचान निषाद से घालमेल किया तो बिंद की हिस्सेदारी मंत्री निषाद बन गया और बिंद समाज का जनप्रतिनिधि, समाज सेवी नेता मौन होकर आंख मूंद कर कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है। लेकिन राम सागर बिंद जात का पहचान मिटाने वालों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस जाति पहचान के संघर्ष में बिन बुलावे के दुश्मन से लड़ना होगा। बिंद के नौजवानों का खून न खौले वह खून नहीं पानी है जो बिंद राज लाने के लिए दिन रात एक न कर दे, धिक्कार है उसके जवानी में। बिंद जाति का पहचान बिंद से है। किसी ने कहा है कि तुम बिंद नहीं हो, तुमने मान लिया कि तुम बिंद नहीं हो। बिंद समाज एक गांव में हजारों की संख्या में होकर उससे यह सवाल नहीं पूछा कि तुमको राजनीति करना है तो तुम बिंद लिखो और बोलो हम लोग जाति क्यों बदले, हम क्यों जाति बदले, हम क्यों जो है निषाद बोले और लिखे। लेकिन उल्टा उसने तुम्हारे भाई को लालच देकर बिंद की पहचान मिटाने वाले मुहिम में शामिल कर लिया। गडरिया और अहिर का पेशा वंशज एक लेकिन पहचान अलग है। उसने कहा कि बिंद और निषाद का पेशा वंशज एक है। बिंद भाइयों ने उसको जवाब नहीं दिया कि अहिर और गडरिया का पेशा पशुपालन है, अहिर और गडरिया का वंशज कृष्ण वंशज है। दोनों जातियों का पेशा वंशज एक है, लेकिन बेटी का संबंध नहीं है। इसलिए गडरिया अपना पहचान पाल से बनाकर रखा है और अहिर अपना पहचान यादव से बनाकर रखा है। इस धरती पर शक्ति की पूजा होती है। जबकि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव 4 बार मुख्यमंत्री थे, चाहते तो गडरिया भाइयों से कहते कि गडरिया और यादव का पेशा वंशज एक है, तुम यादव बन जाओ। लेकिन यादव बंधुओं ने किसी जाति का पहचान मिटाकर राजनीति नहीं किया, बल्कि अपने पार्टी में पद और टिकट देकर राजनीति किया। हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े की राजनीति किया, लेकिन किसी जाति का पहचान मिटाकर राजनीति नहीं किया। और गडरिया भाइयों ने अपना पहचान यादव के साथ नहीं मिटाया, बल्कि अपना पहचान पाल से बना कर रखा। इसका परिणाम रहा कि चाहे सपा बसपा कांग्रेस भाजपा की सरकार रही, सभी दलों ने पाल को टिकट दिया और मंत्री बनाया। यदि पाल अपना पहचान यादव के साथ मिटा देता तो क्या उसको हिस्सेदारी मिलती? नहीं मिलती। इसलिए बिंद भाइयों को गडरिया भाइयों से नकल करना चाहिए और गर्व से बिंद बोलना और लिखना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण से उदाहरण देकर बिंद जाति को निषाद बनाने के लिए गुमराह किया। उसने कहा कि ब्राह्मण में तिवारी चौबे में शादी करता है और चौबे द्विवेदी में शादी करता है, तो हम लोग ब्राह्मण से नकल करके सभी लोग निषाद लिखें और बोलें। लेकिन कोई व्यक्ति निषाद जी से यह नहीं पूछा कि जब तिवारी जी चौबे में शादी करते हैं तो अपनी जाति चौबे नहीं लिखते, तिवारी ही लिखते हैं, और जब चौबे जी द्विवेदी में शादी करते हैं तो अपनी जाति द्विवेदी नहीं लिखते हैं, चौबे ही लिखते हैं। ब्राह्मण अपनी जाति का पहचान नहीं मिटाता, परंतु बेटी के संबंधों से एक सूत्र में बना है। ठीक उसी तरह से शूद्र वर्ण में भी 85% के लोग
ब्राह्मण से नकल करके बेटी का संबंध आपस में जोड़कर एक होना होगा। जब तक तहसीलों में जाति सर्टिफिकेट बनता रहेगा तब तक ब्राह्मण की तरह अपनी जाति की पहचान भी बनाए रखना होगा। बिंद से निषाद बनने वालों को एक छोटे से बच्चे से सीख लेना चाहिए। किसी बच्चे के पिता के नाम से न लेकर, किसी बच्चे के पिता का नाम नहीं लेकर उसके पड़ोसी का नाम लेकर बोल दीजिए कि तुम फलनवा के लड़के हो। वह बच्चा आपका गालियों से स्वागत करेगा। वह समझ जाता है कि हमारे माता पिता को गाली पड़ रहा है और आप लोग बड़े होकर लालच के चक्कर में बिंद से निषाद कश्यप पटेल साहनी बन जाते हो। तो क्या माता पिता को गाली नहीं पड़ता है? गाली पड़ता है, लेकिन आप लालच के चक्कर में अज्ञानी हो जाते हो। पहले छात्रों से प्रार्थना कराया जाता था कि जिस देश जाति धर्म में जन्म लिया उसी में बलिदान हो जावे। हम भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं बन सकते। हम हिंदू हैं, मुसलमान नहीं बन सकते। हम बिंद जाति से हैं, निषाद नहीं बन सकते। हम बलिदान हो जाएंगे लेकिन अपना देश धर्म जाति नहीं छोड़ेंगे। देश में जातिवाद हो रहा है तो हमें डंके के चोट पर जातिवाद करना होगा। देश के तहसीलों में जब तक जाति सर्टिफिकेट बनता रहेगा तब तक देश में जातिवाद होता रहेगा, और जब तक देश में जातिवाद होता रहेगा तब तक हमें जातिवाद करना होगा। शौक बस नहीं, व्यवस्था के मजबूरी बस हमें जातिवाद करना होगा। नहीं तो हमारी कौम, हमारी जाति विकास और तरक्की में पीछे छूट जाएगी। क्योंकि जैसा देश का रीति रिवाज वैसा वेशभूषा धारण करना होगा। अगर हमारे देश में जातिवाद हो रहा है तो हमें जातिवाद डंके के चोट पर करना होगा। जाति बदलना 420 धोखा है। लावारिस जात को गोद लेकर वारिस बनाना सही है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या बिंद जाति लावारिस है? बिंद जात को धोखा देने वाले और गोद लेने वाले नेताओं को दिल दिमाग डिस्ट्रिक्ट से निकाल दो। समय के लिए, सम्मान के लिए राम ने सीता को और कुंती ने कर्ण को त्याग दिया। इंसान को रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर इस दुनिया में कुछ चाहिए तो सम्मान चाहिए। सम्मान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान राम ने धोबी के ताना मारने पर सम्मान के लिए अपने पत्नी सीता जी को त्याग दिया, और कुंती माता ने सम्मान बचाने के लिए अपने पुत्र कर्ण को त्याग दिया। जहाँ सम्मान के लिए पत्नी को त्याग दिया जाता है, पुत्र को त्याग दिया जाता है, वहाँ बिंद समाज अपने सम्मान के लिए निषाद कश्यप पटेल साहनी बोलना और लिखना क्यों नहीं त्याग सकता है? राम की तरह ताना मरवाने का इंतजार मत करो, बल्कि ताना मारने का अवसर ही मत दो। मान्यवर कांसी राम जी का नारा था कि जिसकी जितनी बड़ी जनसंख्या भारी उसको उतनी बड़ी हिस्सेदारी। उपरोक्त नारा जातिवार जनगणना के अभाव में फेल हो गया। यह नारा तब सफल होता जब जातिवार जनगणना होता। आज गुप्त नारा चल रहा है कि जिस जाति का जितना बड़ा पहचान उस जाति को उतना बड़ा हिस्सेदारी। इस बात का प्रमाण है उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीट का परिणाम। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। पहले नंबर पर ब्राह्मण जाति का पहचान है, 52 विधायक है। 5 विधायक भूमिहार पंडित है। कुल मिलाकर के 57 विधायक है। दूसरे नंबर पर राजपूत जाति का पहचान है, 49 विधायक है। तीसरे नंबर पर पटेल जाति का पहचान है, 41 विधायक पटेल है। 34 विधायक मुसलमान है, 29 विधायक जाटव है, 27 विधायक यादव है, 27 विधायक पासी है,
22 विधायक बनिया है, 7 विधायक तेली कलवार सोनार है, 18 विधायक लोध है, 15 विधायक जाट है, 14 विधायक मौर्य कुशवाहा है, 2 विधायक बिंद है और बिंद की सभी उपजातियों को ले लीजिए तो 8 विधायक है। उत्तर प्रदेश में 18% संख्या बिंद केवट की सभी उपजातियों की है। उस हिसाब से 403 में 72 विधायक होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि बिंद की सभी उपजातियों को मिलाकर सिर्फ 8 विधायक है। जब पहचान से विधायक बनता है तो बिंद समाज पहचान बनाने में पीछे क्यों रहेगा? जाति का पहचान कैसे बनता है? जब मनु के संविधान से देश चलता था तो जाति की पहचान रोजी रोटी बेटी के संबंध से होता था, और जब देश संविधान से चलने लगा तो आज जाति की पहचान पार्टी से, नेता से, झंडा से, चुनाव निशान से, महापुरुष से पहचान होता है। जैसे यादव जाति का पहचान पार्टी समाजवादी पार्टी से, झंडा लाल हरा झंडा से, नेता अखिलेश यादव से, चुनाव निशान साइकिल से, महापुरुष लोहिया जी से, इष्ट भगवान कृष्ण भगवान से यादव जाति को सपा टिकट देती है। लेकिन कांग्रेस, भाजपा, बसपा व अन्य छोटे दल भी यादव को टिकट देते हैं। क्यों? कि यादव का पहचान पार्टी, नेता, झंडा, चुनाव चिन्ह, महापुरुष से है। इसी तरह से राजपूत, पंडित, पटेल, चमार, मौर्य, राजभर इत्यादि जातियों का पहचान पार्टी, नेता, झंडा, चुनाव चिन्ह, महापुरुष से है। इसलिए उपरोक्त जातियों को पूरे भारत में लोग पहचानते हैं और पहचान के बदौलत गठबंधन करके 2022 के चुनाव में पटेल पार्टी 17 सीट पर लड़ती है, राजभर पार्टी 17 सीट पर लड़ती है, निषाद पार्टी 16 सीट पर लड़ती है और बिंद पार्टी नेता, झंडा, चुनाव निशान, महापुरुष नहीं है, इसलिए एक भी सीट पर नहीं लड़ने के लिए मोहताज थी। जबकि अंबेडकर साहब ने 1931 में जातिवार जनगणना लेख एवं भाषण नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। 1931 में भारत देश की जनसंख्या 27 करोड़ थी। उस समय बिंद केवट की जनसंख्या 23,30,204 थी और मल्लाह निषाद की जनसंख्या 8,94,951 अंकित है। जिसकी जनसंख्या 8 लाख से ऊपर थी वह 16 सीट पर लड़ता है और जिसकी आबादी 23 लाख से ऊपर थी वह एक भी सीट पाने के लिए मोहताज है। मैं किसी जाति से ईर्ष्या द्वेष करने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम ईर्ष्या करके जल कर राख हो जाओ, बल्कि मैं संघर्ष करने के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम संघर्ष करके बराबरी में पहुँच जाओ। अकल नहीं है तो नकल देकर अकल पैदा करो। पंडित, राजपूत, पटेल, मौर्य, यादव, राजभर समाज से बिंद समाज की संख्या कई गुना अधिक है। इसके बावजूद बिंद समाज की राजनीतिक भागीदारी सभी पार्टियों में शून्य के बराबर है, क्योंकि जिसकी पहचान है उसी को हिस्सेदारी मिलती है और जिसका पहचान नहीं उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसलिए पटेल, मौर्य, यादव, राजभर की तरह पहले बिंद समाज, केवट समाज को पार्टी से, नेता से, नारा से, झंडा से, चुनाव निशान से, महापुरुष से पहचान बनाना होगा। कांशीराम जी के 6 हथियार से जाति पहचान बनता है। जिस चमार को छूने से धर्म नष्ट हो जाता था उसी समाज के एक नेता पैदा हुए कांशीराम। कांशीराम साहब ने पहचान दिलाने के लिए गांव-गांव में कैडर किया और कैडर करके कहा कि चमार भाइयों, मैं तुमको पहचान दिलाने के लिए 6 हथियार दे रहा हूँ। यदि तुम 6 हथियार चलाना शुरू कर दोगे तो मैं तुमको मान सम्मान हक अधिकार दे दूँगा। पहला हथियार दिया कि आज से तुम्हारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी होगी। दूसरा हथियार दिया
कि आज से तुम्हारे महापुरुष अंबेडकर साहब होंगे। तीसरा हथियार दिया कि आज से तुम्हारा स्लोगन जय भीम होगा। चौथा हथियार दिया कि आज से तुम्हारा नेता कांसीराम होंगे। पांचवा हथियार दिया कि आज से तुम्हारे मकान पर बहुजन समाज पार्टी का लिखा नीला कलर का झंडा लगा होगा। छठवां हथियार दिया कि आज से तुम्हारे दरवाजे पर बसपा का कोई सिपाही आएगा तो तुम उसको एक नोट दे देना। चमार भाइयों ने कांसीराम की बात को मान लिया तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई और चमार भाइयों को बिना मांगे सभी दलों में हिस्सेदारी और सम्मान मिलना शुरू हो गया। यही नहीं, आज चमार भाइयों को चमरारे बोल दीजिए, अगर वो थाने चला जाए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। बहन जी को 4 बार की कुर्सी और चमार भाइयों को SC/ST का अधिकार पहचान वाला हथियार चलाने से मिला। कांसीराम साहब के नक्शे कदम पर यादव पटेल मौर्य राजभर भाइयों ने पहचान वाला हथियार चलाना शुरू किया तो उनकी भी पहचान बन गई और सरकार में भागीदारी ले लिया। तो क्या बिंद भाई नकल कर सकता है और भविष्य में करेगा, और जब तक करेगा नहीं तब तक इसका बात बनने वाला नहीं है। राम सागर बिंद जी 6 हथियार से बिंद जाति का पहचान बनेगा। राम सागर बिंद जी के 6 हथियार से बिंद जाति का पहचान बनेगा। हमारे बिंद जाति के नेता दूसरे समाज के नेताओं के पीछे चलने का राजनीति तो किया, लेकिन अपने समाज के खुद की पहचान बनाकर राजनीति करने का जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। लेकिन बिंद समाज का एक नौजवान मानवर कांसीराम साहब के आदर्शों पर चलकर बिंद समाज का पहचान बनाने का संकल्प लिया है। बिंद समाज के गांव-गांव में कैडर करके बोल रहा है कि बिंद भाइयों, मैं तुमको पहचान दिलाने के लिए 6 हथियार दे रहा हूँ। यदि तुम 6 हथियार चलाना शुरू कर दोगे तो मैं तुमको मान सम्मान का अधिकार दे दूंगा। पहला हथियार, आज से तुम्हारे आराध्य भगवान शिव, माँ विंध्यवासिनी होगी और महापुरुष सतयुग राजा बेणुबेन बिंद भगवान जी होंगे। दूसरा हथियार, आज से तुम्हारी पार्टी भारत माता पार्टी होगी। तीसरा हथियार, आज से तुम्हारा नेता राम सागर बिंद होगा। चौथा हथियार, आज से तुम्हारा अभिवादन जय बिंदराज होगा और हर हर महादेव होगा। पांचवा हथियार, आज से तुम्हारे मकान पर भारत माता पार्टी जिंदाबाद लिखा हुआ नारंगी कलर का झंडा फहराएगा। छठवां हथियार, आज से तुम्हारे दरवाजे पर भारत माता पार्टी का कोई सिपाही आएगा तो तुम उसको एक वोट और एक नोट दे देना। तुम्हारे एक वोट से प्रधानमंत्री हार जाता है, इसलिए तुम्हें संकल्प ले लेना है कि हमारा एक वोट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ मजबूत होगा, जिससे हमारी सुरक्षा होगी। और तुम्हारे एक नोट से तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार की लड़ाई भारत माता पार्टी का सिपाही अपने गाड़ी में डीजल पेट्रोल भराकर तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार की लड़ाई लड़ेगा। यदि हमारी बात आप लोगों ने मान लिया तो मैं आपका भाई बेटा दोस्त राम सागर बिंद समाज का पहचान दिलाने के साथ साथ आपको हक अधिकार दिला दूंगा। इसलिए आओ, भारत माता पार्टी के साथ चलो, बिंद समाज का पहचान बनेगा। हिस्सेदारी और सम्मान और विकास तुम्हारे दरवाजे पर नतमस्तक करेगी। गांव घर की लड़ाई में तुम जीत जाते हो, परंतु शासन प्रशासन में लड़ाई हार जाते हो। क्यों? गांव घर में बिंद को किसी जाति का व्यक्ति हरा नहीं पाता। अगर तुमको कोई ईंट से मारता है तो तुम उसको पत्थर से मारते हो, लेकिन यही बात जब शासन प्रशासन में पहुंच जाती है तो तुम वहां अपनी लड़ाई हार जाते हो। तुमको गाली दिया जाता है, शांति भंग के नाम पर जेल में डाल दिया जाता है और तुम्हारे दुश्मन को छोड़ दिया जाता है। इसका क्या राज है? अचानक तुम्हारे दुश्मन के पास कहाँ से शक्ति पैदा हो जाता है? इस बात को तुमको विचार करना होगा कि जिस व्यक्ति को तुम लड़ाई में हरा देते हो वही व्यक्ति प्रशासन में तुमको कैसे हरा देता है। उसके पास
राजनीतिक शक्ति कहाँ से आया? क्या तुम्हारे पास भी राजनीतिक शक्ति होना चाहिए? अगर तुम खोजोगे कि उसके पास कहाँ से राजनीतिक शक्ति आया, तो अपने पार्टी का सदस्य बनता है, पदाधिकारी बनता है, सहयोग देता है, और जब उसका नेता दिल्ली लखनऊ में रैली करता है तो वह गाड़ी बुक करके गाड़ी में झंडा लगाकर आपको घूमने के बहाने या नाला खड़ंचा आवास का लालच देकर रैली में भीड़ इकट्ठा करता है। जो उसकी भीड़ उसके बल पर 1 लाख होती है, और जब आपको लेकर जाता है तो उसकी भीड़ पहुंच जाती है 2 लाख। और लोकतंत्र में जिसका भीड़ उसी की सरकार। जब उसकी सरकार एक बार बन जाती है तो उसके पास शासन प्रशासन में बल पैदा हो जाता है। अकल नहीं है तो नकल देकर अकल पैदा कर लो। क्या तुम भी शासन प्रशासन में बल पैदा करना चाहते हो तो तुमको नकल करना होगा, तुम्हें उसी रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर तुम्हारा दुश्मन चलकर बल पैदा किया है। तुम्हें भी अपने पार्टी का सदस्य बनना होगा, पदाधिकारी बनना होगा, सहयोग देना होगा और अपने पार्टी की रैली में भीड़ जुटाना होगा। और जब तुम्हारे पार्टी की सरकार बनेगी तो तुम्हारे पास बल पैदा हो जाएगा, और जिसको तुम गांव में घर में हरा देते हो उसको तुम शासन प्रशासन में भी हरा दोगे। अपने माता पिता के फोटो को देखो और हाथ जोड़कर नमन करो, और मेरे साथ माता पिता का शपथ लो कि हे माता पिता, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया। आपने नाम से अपनी जाति बिंद कुल खानदान से अपने निवास स्थान से मुझे पहचान दिया, और आपने संपत्ति का मालिक बनाया। मैं आपका आभारी ऋणी हूँ। यह उपकार मैं मरते दम तक याद रखूँगा और अपने पूर्वज को कभी नहीं भूलूँगा। वह जन्म जाति पहचान बिंद कभी नहीं बदलूँगा, बल्कि आपका दिया हुआ बिंद जाति का पहचान आगे रोशन करने के लिए अभिवादन के स्थान पर हर हर महादेव जय बिंदराज बोलूँगा, और अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करूँगा और आपका दिया हुआ विरासत की संपत्ति कभी नहीं बेचूंगा। आज मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने बिंद जाति का नाम रोशन करने के लिए एक मजबूत पहचान विरासत में छोड़कर जाऊंगा, ताकि भविष्य में बिंद जाति की पहचान देश व विश्व स्तर पर बनाने में मेरा भी सहयोग साबित हो। हर हर महादेव, जय बिंदराज। धन्यवाद।